Hello friend, welcome to Economic Circle, your own study circle. My name is देवेंद्र कुमार। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है उत्पादक संतुलन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उत्पादक संतुलन है क्या। ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है क्या, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्पादक संतुलन पढ़ते हैं। उत्पादक संतुलन क्या स्थिति है। ठीक है, तो देखो, उत्पादक संतुलन से आशय उत्पादन के उस स्तर से है जिस पर उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, उत्पादक संतुलन से आशय उत्पादन के उस स्तर से है जिस पर उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करता है और उत्पादक को इस स्तर से कम या अधिक उत्पादन करने का लालच नहीं होता। कहने का मतलब है कि जब एक उत्पादक उत्पादन करता है तो वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, अधिक से अधिक क्या लाभ कमाना चाहता है, तब वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के एक स्तर पर पहुंच जाता है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं उत्पादक संतुलन। ठीक है, और उस स्थिति से या उस स्तर से उसे कम या अधिक उत्पादन करने का कोई भी लालच नहीं होता। कहने का मतलब है एक उस स्तर पर पहुंच जाता है उत्पादक जिससे वह उस स्तर को क्या करता है, बनाए रखना चाहता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया उत्पादक संतुलन की क्या मीनिंग। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उत्पादक संतुलन की अवस्थाएं। जो उत्पादक संतुलन है उसकी अवस्थाएं, तो दो प्रकार की हमारे पास उत्पादक संतुलन की अवस्थाएं हैं या विधि हैं उत्पादक संतुलन को ज्ञात करने की। सबसे पहले है कुल आगम TR टोटल रेवेन्यू और कुल लागत TC टोटल कॉस्ट विधि। दूसरा है सीमांत आगम MR मार्जिनल रेवेन्यू और सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट विधि। तो सबसे पहले हम करते हैं पहला, कुल आगत और कुल लागत विधि द्वारा उत्पादक संतुलन ज्ञात करना। ठीक है, हम क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कुल आगत और कुल लागत विधि द्वारा उत्पादक संतुलन की शर्तों को समझाइए। ठीक है, तो इसको देखो क्या करना है हमें। क्या कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादक उत्पादन के उस स्तर पर संतुलन की स्थिति में होता है जहां सबसे पहले कंडीशन है जहां पर कुल आगम मतलब TR और कुल लागत के बीच का अंतर अधिकतम होता है। कहने का मतलब है कि एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में तब होता है जब कुल आगम और कुल लागत का जो अंतर है वो अधिकतम होता है। और दूसरी कंडीशन है इसके बाद अधिकतम उत्पादन करने पर लाभ गिरने लगता है। तो हम ये देखेंगे कि कुल आगम और कुल लागत के बीच सबसे अधिक जो गैप है वो कहाँ पर है, और इसके बाद यदि और अधिक उत्पादन करता है उत्पादक तो उसका जो उत्पादन है वो गिरने लगता है। ठीक है, इसे एक तालिका से समझते हैं। ठीक है, तालिका में TR और TC की सहायता से उत्पादन संतुलन इस प्रकार है। तो देखो, सबसे पहले उत्पादन की इकाई है हमारी 0, उस पर कुल आगम है 0 लेकिन कुल लागत है 3 रुपये। इसका मतलब ये जब हमारा उत्पादन 0 इकाई होता है तो कौन सी लागत होती है, लागत वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होती है, फिक्स कॉस्ट स्थिर लागत। तो यहाँ पर अगर हम कमाया हमने कितना 0, खर्च कितना किया 3 रुपये, तो लाभ कितना हुआ -3। समझ में आ रहा है। इसके बाद एक इकाई बनाई, कुल आगम 4, कुल लागत 5 इसका मतलब लाभ कितना हुआ -1।
अभी तो हानि हो रही है, इसका मतलब वो उत्पादन करेगा, वो 2 इकाई बनाता है तो कुल लागत होता है 7, कुल लागत आती है 6 रुपये की, 1 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, इसके बाद फिर चलते हैं। और ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, 3 इकाई बना रहा है, उसको कुल लागत कितना हो रहा है 9, लागत कितनी हो रही है 7, लाभ कितना हो रहा है 2। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अभी तक कितना हुआ है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है 2। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद फिर उत्पादन अगर वो चौथी इकाई बनाता है तो 10 रुपये लागत कमाता है, 9 रुपये की लागत, मतलब 1 रुपये का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद 5वीं इकाई पर 10 रुपये लागत, 10 रुपये आगम, 12 रुपये लागत, 10 रुपये आगम, 12 रुपये लागत, इसमें -2 क्या हो रही है, उसको लाभ हो रही है, मतलब घाटा हो रहा है। और छठी इकाई पर उसको 9 रुपये का क्या होता है, घाटा हो रहा है। इसका मतलब टीआर और टीसी के बीच, देखो आगे क्या कहता है कि तालिका में टीआर और टीसी के बीच का अधिकतम अंतर कितना है, 2। अधिकतम अंतर कितना है, 2, ये वाला। कहता है कि जब उत्पादन की 3 इकाइयों को उत्पादन किया जाता है, ये ठीक है, इस पर 3 इकाइयों पर, ठीक है, कहता है कि 3 इकाइयों के उत्पादन पर संतुलन की स्थिति में है। एक उत्पादक, देखो अधिकतम टीआर और टीसी का अधिकतम गैप क्या है, वो 2, और कब, जब उत्पादन की 3 इकाई बनाता है। इसका मतलब उत्पादक उत्पादन की 3 इकाई पर संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, उसको इस तरीके से समझेंगे चित्र द्वारा। ठीक है, तो देखो ये है हमारा टीसी कर्व, सॉरी ये है हमारा टीआर, ठीक है, और ये हमारा है टीसी। अब ये 0 पर, क्योंकि हमको मालूम है उत्पादन की इकाई 0 होने पर भी क्या होती है, लागत होती है, तो ये यहाँ से शुरू होता है ए से। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि लागत आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है, फिर लागत गिरने लगती है बी पॉइंट पर। फिर क्या होता है कि लागत गिरने लगती है, फिर एक ऐसा स्तर आता है कि लागत दोबारा से क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो ये जो पी एन है, पी एन, ये हमारा ये जो गैप है किसके बीच का, टी आर और टी सी के बीच का, ये जो गैप है पी एन, ये उत्पादक संतुलन को शो करता है। ये किसको शो कर रहा है, उत्पादक, ये हमारा उत्पादक संतुलन को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक है, ये हमारा किसको शो कर रहा है, उत्पादक संतुलन को शो कर रहा है। और क्योंकि यहाँ पर उसको क्या हो रहा है, अधिकतम लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको अधिकतम लाभ हो रहा है। ठीक है, तो वही लिखा है हमारा, कहता है कि चित्र में टी आर ओ से शुरू होता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू ओ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, जो शून्य आगत दर्शाता है जब उत्पादन शून्य है, शून्य उत्पादन पर कोई भी लाभ नहीं हो रहा। आगे कहता है कि टी आर वक्र एक सीधी रेखा में बढ़ता है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एएमआर समान होता है। देखो यहाँ पर हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के हिसाब से लेकर चल रहे हैं सारी चीज़ों को, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो सीमांत आगम है वो बराबर होता है ठीक है, हर एक स्टेज पर। इसलिए यहाँ पर जो टी आर है वो क्या है, एक सीधी रेखा पर है। आगे कहता है टीसी ए से शुरू होता है जो शून्य उत्पादन पर स्थिर लागत को दर्शाता है। ये ए से शुरू हो रहा है और ये उत्पादन के स्तर 0 पर क्या है, स्थिर लागत को दर्शा रहा है। आगे कहता है कि शुरू में टीसी टीआर से अधिक है जो लाभ न होना दर्शाता है। ये वाला, ये टीसी ज़्यादा है किससे, टीआर से, तो ये लाभ न होना दर्शा रहा है। इसके बाद क्या कहता है, परंतु जैसे ही फर्म ओ क्यू उत्पादन करती है, यहाँ पर पहुँचती है, तो टी आर टी सी से अधिक होता है जो लाभ को दर्शाता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद ये स्तर
यहाँ पर आपका टी आर ज़्यादा है, टी सी कम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर लाभ हो रहा है उसे, देखो लाभ, ये जो है हमारा, ये जो पोर्शन है ये लाभ को शो कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, लाभ को शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जो येलो पोर्शन है जो अभी हमने बनाई, ये लाभ को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू अधिक है, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है, ये जो टोटल रेवेन्यू है ये टोटल कॉस्ट से क्या है, अधिक है। ठीक है, और इसके बाद कहता है कि जब फर्म उत्पादन OQ1 से OQ करती है तो TR और TC का अंतर अधिकतम PN हो जाता है। जब वो Q1 से यहाँ पर पहुँच जाती है, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये है PN, ये ठीक है, ये मैक्सिमम गैप को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्पादक को यहाँ पर क्या हो रहा है, अधिकतम लाभ हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद कहता है कि जो अधिकतम लाभ को क्या कहता है, दर्शाता है। इसका कहता है यदि उप यहाँ पर आएगा हमारा क्या, उत्पादक, उपभोक्ता थोड़ी ना आएगा, उपभोक्ता तो कंज्यूमर है, कंज्यूम करता है, तो यहाँ पर आएगा हमारा उत्पादक। कहता है कि यदि उत्पादक, कहता है कि यदि उत्पादक इससे अधिक उत्पादन करता है तो उसका लाभ क्या होगा, कम होगा। देखो अगर वो Q2 क्या करता है, यहाँ पर इस इकाई को बनाता है तो उसका लाभ और कम हो जाता है, और इसके बाद अगर एक और इकाई बनाना चाहेगा, ठीक है, तो उसको कम लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट आप उसकी ज़्यादा आएगी और रेवेन्यू कम होगा। इसलिए उत्पादक जो है वो Q, कहाँ पर उत्पादक की संतुलन में है, कहाँ पर उत्पादक संतुलन में है, वो Q इकाई के उत्पादन पर। ठीक है, अतः TR और TC का अधिकतम स्तर संतुलन का क्या है, प्रतीक है। जहाँ पर TR और TC का जो गैप है वो अधिक होगा, यहाँ पर TR और TC का गैप अधिक होगा, वही क्या है, संतुलन का स्तर है। ठीक है, वही क्या है, संतुलन के स्तर का क्या है, प्रतीक है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है पूरा। ठीक है, ये डायग्राम है, PN जो है वो मैक्सिमम गैप को दर्शा रहा है, वहाँ पर जो उत्पादक है वो संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, डायग्राम से इस तरीके से समझेंगे, और ऊपर हमने इसको तालिका से समझा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में कब होता है। ठीक है, कुल लागत और कुल आगम विधि द्वारा समझाइए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन दूसरा है, उसमें क्या पूछेगा, ठीक है, अब यहाँ पर पूछेगा कि एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में कब होता है। ठीक है, इस बार किस विधि से बताना है हमको, सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि द्वारा समझाइए। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, एक उत्पादक
एक उत्पादक एक उत्पादक उत्पादन के संतुलन एक उत्पादक उत्पादन के संतुलन की अवस्था में कब होता है। ठीक है, समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा कि एक उत्पादक है वो संतुलन की अवस्था में कब होता है। एक उत्पादक उत्पादन के संतुलन की अवस्था में कब होता है, समझाइए। और किस विधि से समझाना है हमको, सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि द्वारा। ठीक है, और कुल आगम और कुल लागत विधि से हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, उत्तर में क्या कहता है, सबसे पहले कहता है कि एक उत्पादक तब संतुलन की स्थिति में एक उत्पादक तब संतुलन की स्थिति प्राप्त करता है जब निम्न दो शर्तें एक साथ पूरी होती हैं। देखो, वो कह रहा है कि MR और MC विधि द्वारा एक उत्पादक तब संतुलन की अवस्था में होता है तब वह निम्न दो शर्तें पूरी करता है। कौन सी दो शर्तें हैं? ठीक है, कौन सी दो शर्तें हैं? सबसे पहली शर्त यह है कि जो सीमांत आगम और सीमांत लागत क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, पहला सीमांत आगम और सीमांत लागत क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सीमांत आगम और सीमांत लागत क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी शर्त ये है कि जो सीमांत लागत है, सीमांत लागत में वृद्धि हो रही है या फिर जो सीमांत लागत MC वक्र है वो MR वक्र को उसके निचले स्तर पर उसको कट करे, क्या करे, काट रहा हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन आगे ठीक है, समझते हैं, समझ जाएगा क्वेश्चन ये कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है, सबसे पहले तो कहता है कि ये दोनों जो हैं सीमांत लागत और सीमांत आगम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि सीमांत लागत में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। या फिर अगर वक्र द्वारा समझें तो वो कहता है कि MC वक्र जो है, MC वक्र क्या करे, MR वक्र को MC वक्र MC वक्र MR वक्र को नीचे से काट रहा हो, उसके निचले स्तर पर। ठीक है, तो देखो समझते हैं आगे। सबसे पहले हम क्या लेके चल रहे हैं कि MC MR के इक्वल है। ठीक है, ऐसा कब होगा देखते हैं। कहता है कि कोई भी उत्पादक तब तक अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन जारी रखेगा जब तक कोई भी उत्पादक तब तक अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन जारी रखेगा जब तक MR MC के बराबर नहीं हो जाता। एक उत्पादक उत्पादन करता रहेगा, कब तक करता रहेगा, जब तक MR MC के क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता, जो संतुलन की स्थिति है। ठीक है, एक कब संतुलन में होगा, जब MR MC के इक्वल होगा, और तब तक वो क्या करता है, उत्पादन करता रहेगा। ठीक है, इसे तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखो तालिका समझते हैं, यहाँ पर बेची गई इकाइयाँ हैं,
ठीक है, या फिर हम कहें उत्पादन की इकाइयाँ कितनी है, एक। एक पर एम आर कितना है, 10, एम सी कितना है, 8। इसका मतलब संतुलन की अवस्था नहीं है क्योंकि ये इक्वल होनी चाहिए। दूसरे पर 10, 10, यहाँ पर संतुलन की अवस्था है। लेकिन फिर देखते हैं, एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि सीमांत लागत क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, आगे कहता है कि थर्ड पे 10 एम आर और 8 क्या है, एम सी। तो चौथी इकाई पर 10 है एम आर और 10 है क्या है, एम सी। इसका मतलब यहाँ पर भी संतुलन की अवस्था हो सकती है। और पांचवा कहता है कि 10 और 12, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, एम सी बढ़ रही है। तो देखो देखो उसने बोला था कि एम सी एम आर के इक्वल होनी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर एम सी एम आर के इक्वल है कब, जब 2 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। और एक जब 4 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है तब एम आर एम सी के क्या है, इक्वल है। लेकिन यहाँ पर अगले स्तर पर जब हम जाते हैं तीसरी इकाई पर, तो एम सी जो है वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है, गिर रही है। लेकिन वो कहता है कि एम सी अगले स्तर पर क्या आनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। देखो यहाँ पर अगले स्तर पर एम सी क्या हो रही है, बढ़ रही है, 10 से क्या हो रही है, 12 हो रही है। इसका मतलब उत्पादक उत्पादन की 4 इकाई पर क्या है, संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, 2 पर नहीं है। लिखा है कि तालिका में 2 स्तरों पर उत्पादन संतुलन की स्थिति में है। पहला जब 2 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है तथा दूसरा जब 4 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। क्योंकि यहाँ एम आर एम सी के इक्वल है। ठीक है, क्या एम आर क्या है, यहाँ पर क्या है, एम आर एम सी के इक्वल है। ठीक है, पहली स्थिति पहला कब हो रहा है, जब वो 2 इकाइयों को उत्पादन कर रहा है। ठीक है, तो दो इकाइयों के उत्पादन पर एम आर 10 है, एम सी भी क्या है, 10 है। फिर उत्पादन की 4 इकाई पर उत्पादन की जब 4 इकाइयों पर एम आर 10 है, एम सी भी 10 है। ठीक है, यहाँ पर भी उसने बोला था कि एम सी बढ़नी चाहिए अगले स्तर पर। तो देखो एम सी बढ़ रही है कहते 4 इकाई पर। इसका मतलब जो उत्पादक है वो क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब देखो तालिका से तो हमने समझा। ठीक है, तालिका से समझा। अब हम इसे एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद ये तो हमारी होगी थ्योरी इसकी। ठीक है, एक तरीके से। और अब हम इसको समझेंगे किससे, डायग्राम से। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या था, हमने यहाँ पर था बेची गई बेची गई इकाइयाँ। वन, टू, थ्री, फोर, 5, ये हमारा एम आर और ये था हमारा एम सी। ठीक है, एम आर था हमारा 10, 10, क्योंकि एम आर तो हर एक स्तर पर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, हर एक के पास। ठीक है, लेकिन कॉस्ट हमारी कितनी, 8, 10
8, 10 और 12, ठीक है। तो जब उत्पादन का स्तर का जब चार इकाइयाँ जब 4 इकाइयों को उत्पादन किया जा रहा है तो हमारा जो उत्पादक है वो संतुलन स्तर में है, क्योंकि यहाँ पर आपका एम आर इजकल टू एम सी है। और नेक्स्ट स्तर पर जब 5वीं इकाई बना रहा है तो एम सी में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब अगले स्तर पर लागत बढ़ रही है, और जब लागत बढ़ रही होती है तो वो उत्पादन नहीं करना चाहेगा आगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम गैप निकालें, ठीक है, तो यहाँ पर 10 रुपये का लाभ 10 रुपये अतिरिक्त कमा रहा है और अतिरिक्त लागत हो रही है 12। इसका मतलब 2 रुपये का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है 2 रुपये की। तो वो उत्पादन करना क्यों चाहेगा, इसका मतलब 4 इकाइयों तक वो उत्पादन करेगा, क्योंकि इसके बाद उत्पादन करता है तो उसकी लागत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसको समझते हैं। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं इसको। देखो ये हमारा एम आर कर्व होगा। देखो यहाँ पर आएगी हमारी कीमत, क्या आएगी, ये को हमारी कीमत हो गई, और ये हो गया हमारा उत्पादन। कीमत मतलब लागत। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आएगा हमारा एम आर और एम सी, ठीक है, और नीचे आएगा हमारा उत्पादन, ठीक है, ये 0 स्तर। और ये हमारा आएगा एम आर, क्योंकि हर एक स्तर पर एम आर क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब कॉस्ट की बात करते हैं। ठीक है, माना कि एक उत्पादक जो है सबसे पहले Q वस्तुओं का क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, ठीक है। फिर क्या करता है, Q1 पर जाता है वो। तो हमारी जो लागत है वो इस तरीके से है, लागत का जो वक्र है वो हमारा इस तरीके से जाएगा। ये है हमारा एम सी कर्व, ठीक है। तो देखो एम आर जो है वो एक सीधी रेखा पर है, क्योंकि एम आर एक सीधी रेखा पर है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हर एक स्तर पर एम आर क्या होता है, इक्वल होता है, 10 10 10 है, ठीक है। लेकिन लागत क्या है, शुरू में क्या होती है, लागत हमारी क्या कर रही है, यहाँ पर लागत गिर रही है, ठीक है। तो एक यहाँ पर ए बिंदु पर क्या है, एम सी एम आर के क्या है, इक्वल है। तो क्या एम आर एम सी के इक्वल है ए बिंदु पर, क्या क्यू पर एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में नहीं, क्योंकि उसने बोला था कि एम सी जो है बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, एम सी आगे गिर रही है, ये गिर रही। लेकिन बी बिंदु पर, बिंदु बी पर एम आर एम सी के इक्वल है, और यहाँ पर क्या हो रही है, एम सी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। एम सी क्या हो रही है, ये देखो बढ़ रही है। इसका मतलब Q1 पर एक उत्पादक उत्पादन की अवस्था में होगा, एक उत्पादक उत्पादन की अवस्था में एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, कि पूर्ण प्रतियोगिता में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत समान होने के कीमत समान कीमत समान होने से, ठीक है, कीमत समान होने से आपका जो प्राइस है या फिर आपका AR है और जो आपका MR है, ठीक है, वो क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर बराबर होता है, ठीक है। इसलिए जो MC वक्र इसलिए जो MC वक्र है उसका शेप कैसा है, U आकार का है। इसलिए MC वक्र U आकार का क्या होता है, होने से, देखो MC वक्र क्या है, U आकार का है। U आकार का होने से जो MR वक्र को दो बिंदुओं पर काटती है। कहाँ पर काट रही है, दो बिंदुओं पर काटती है, ठीक है। दो बिंदुओं पर काटती है, A तथा B, दो बिंदुओं पर काट रही है, ठीक है। ठीक है, Q1, ठीक है, OQ1 मान लेते हैं। OQ1 मात्रा पर उत्पादक संतुलन की अवस्था में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ MR इक्वल टू MC व अगले स्तर पर MC में वृद्धि हो रही है, ठीक है। अगले स्तर पर क्या है, MC में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसलिए बिंदु B पर या फिर उत्पादन की OQ मात्रा पर उत्पादक संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। एक उत्पादन के संतुलन की अवस्था में कब होता है, ठीक है। इसको हमने पहले तालिका से समझा, ठीक है, फिर हमने इसको डायग्राम से समझा। क्लियर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, कहता है कि एक फर्म के बारे में निम्नलिखित सूचना से सीमांत लागत और सीमांत आगम के आधार पर फर्म का संतुलन स्तर ज्ञात कीजिए, फिर कारण बताइए। फिर कहता है कि इस उत्पादन स्तर पर लाभ भी ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया, उत्पादन की इकाइयाँ दी हैं 1 2 3 4 5, कुल आगम दिया है 7 14 21 28 35, कुल लागत दी हुई है 8 15, ये दिया हमें 21 28 और 36, ठीक है। और वो कहता है कि MR और MC के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले MR और MC निकालेंगे हम, तो सीमांत आगम निकालेंगे, इनका गैप होता है, ठीक है, 7 14 21, हर बार किसका गैप है, 7,
तो सीमांत आगम तो हर स्तर पर क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, सीमांत लागत निकाल देंगे, या ये हमारी 8 7 6 7 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीमांत आगम और सीमांत लागत क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो कब है इक्वल, एक तो यहाँ पर इक्वल है 7 और 7, एक है इस स्तर पर। देखो यहाँ तो एम सी क्या करिए गिर रही है, इसलिए यहाँ पर तो संतुलन की अवस्था में नहीं होगा, संतुलन की अवस्था में होगा इस स्तर पर। कब, जब उत्पादन की 4 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखिए कि तालिका में दो स्थितियों में एम आर एम सी क्या है, इक्वल है, जब उत्पादन की 2 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है तथा जब उत्पादन की 4 इकाई का उत्पादन हो रहा है। आगे लिखा है कि स्थिति 1 में जब उत्पादन की 2 इकाइयां हैं तो एम सी क्या कर रही है, गिर रही है, 7 से 6 हो रही है, बताया था ये वाला पार्ट। स्थिति 2 में जब उत्पादन की 10 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, जब उत्पादन की, यहाँ पर आएगा 4, जब उत्पादन की 4 इकाइयाँ हैं तो एम सी क्या है, बढ़ रही है। परंतु एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में तब होता है जब एम आर एम सी केवल होना चाहिए और एम सी ऊपर की तरफ क्या है, बढ़ रही होती है। इस अतः उत्पादक को संतुलन तब प्राप्त होगा जब उत्पादन की 4 इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। न कि, ये थोड़ा कम नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखा है न, ठीक है। ये कहता है कि न कि जब उत्पादन की 2 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बताना था कि एक उत्पादक है जो वो संतुलन की अवस्था में कब होगा, तो बता दिया जब 4 इकाइयों पर। उसने बोला था इस पर उसे लाभ भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो 4 इकाई पर हम लाभ देख लेते हैं। तो कहता है कि जब उत्पादन की 4 इकाइयों का उत्पादन होता है तो टी आर देखो 28 है, टी आर क्या है, कुल लागत 28, कुल लागत कितनी 28, इसका मतलब उससे तो कोई भी ना लाभ ना हानि हो रही। और लाभ क्या होता है, टी आर माइनस टी सी, इसका मतलब 28 माइनस 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर उसे कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन, ठीक है। एक कहता है कि लाभ अलाभ या समांतर बिंदु, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट को समझाना है हमको। ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, लाभ अलाभ बिंदु होता क्या है। देखो लाभ अलाभ बिंदु वो बिंदु होता है जहाँ पर उत्पादन की वह अवस्था जहाँ पर एक उत्पादक को ना तो लाभ होता ना ही हानि होती है, ठीक है। कहता है कि लाभ अलाभ बिंदु उत्पादन का वह स्तर है जहाँ उत्पादक को कुल लागतों के, जब उसका कुल लाभ जो है वो कुल लागतों के बराबर होता है, इस स्तर पर फर्म सामान्य लाभ ही कमा पाती है। तो देखो ये हमारा क्या है, ये है एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और ये हमारा है ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर ए आर और एम आर क्या है, इक्वल है, और एवरेज लागत भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये जो क्यू पॉइंट है ये हमारे ए क्यू ए सी है, एवरेज कॉस्ट। तो लाभ अलाभ बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर, लाभ अलाभ एक ऐसा बिंदु जहाँ पर उत्पादक को ना तो लाभ होता है ना होती है हानि, ठीक है। उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर, ठीक है। तो जो उत्पादक संतुलन का जो चैप्टर है, ठीक है, उत्पादक संतुलन का जो चैप्टर है वो यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक।
यहाँ पर आपके दो ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं कि एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में कब होता है। हमारे पास दो विधियाँ हैं, एक तो हमारे पास विधि थी टोटल टीआर और टीसी विधि, एक थी एमआर और एमसी विधि। ठीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ बनता नहीं, छोटा सा ही चैप्टर है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में एक नया फिर चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।